विस्तार टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत सही जगह उंगली रखी है कि एसआईआर के जरिए जो भारत सरकार जो है वो अपने हिसाब से मतदाताओं को बना रही है और मतदाता बनाने के क्रम में वो नागरिक अपने हिसाब से चुन रही कि कौन देश का नागरिक होगा और कौन देश का नागरिक नहीं होगा। देखिए, वैसे हम सब जानते हैं कि इतिहास में जितनी भी सत्ता होती है या सरकारें होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो नागरिकों को अपने हिसाब से ढाल सके। पर उस कोशिश में उनको जो सबसे बड़ा उनका जो माध्यम होता है वो शिक्षा होता है और वो एक लंबा वक्त लेती है। पर अभी जो सरकारें हैं, अभी सरकारों को इतनी जल्दी है अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, वो कुछ इस तरह का मतदाता वर्ग खड़ा करना चाहते हैं जो उनके हिसाब से चले। हम देखते हैं कि ये कोशिश पहले औपनिवेशिक सरकारें करती थी, जो संपत्ति के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से मतदाताओं की संख्या सीमित करते थे या अपने हिसाब से तय करते थे। अब ये देखिए कि आपने बंगाल का भी जिक्र किया, तो ये हमको ये ख्याल रखना चाहिए, आपने कहा भी कि बंगाल की एक खास संस्कृति रही है और उस संस्कृति को लेकर के वहां के मतदाता बहुत जागरूक रहे और उसको तोड़ने की जितनी भी कोशिश मोदी और अमित शाह जी के माध्यम से और भाजपा ने जितनी भी कोशिश की है, जितनी भी हिंसा के माध्यम से कोशिश हुई है, वो सफल नहीं होती रही। ये जो हमला जो सपन दासगुप्ता, देखिए सबसे दुख तब होता है जब जिनके पास समझदारी है, जिम्मेदारी है, वो जब गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत सारे उनकी स्वीकार्यता होती है। तो ये सपन दासगुप्ता जी का जो ये बयान है वो दुखद है और इसीलिए मैं बार बार जब बहस किसी से बातचीत होती तो मैं कहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने विद्वान हैं और कितनी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी निष्ठा लोकतंत्र के प्रति है या नहीं है, कितने कमिटेड हैं आप लोगों के प्रति, देश के प्रति, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने बिहार की राजनीति की बात की, तो मैं यही कह रहा हूं कि बिहार ने बार बार अतीत से लेकर के और आधुनिक काल तक बिहार ने देश की राजनीतिक धारा को बदलने का काम किया है, चाहे वो मौर्य काल के समय में हो, चाहे वो 42 मूवमेंट में बिहार की भूमिका हो, चाहे वो जेपी के दौर में जो है देश की पूरी राजनीति को बदलने का काम। एक बार फिर से बिहार पर आकर के पूरा संघर्ष इसलिए टिका हुआ है क्योंकि जो 1990 के बाद जो 3 प्रमुख धाराएं आई, जिसको मंडल मंदिर और मनी जिसको कहते हैं, वो 3 धाराएं जो ग्लोबलाइजेशन की कहते हैं, तो वो आपस में टकरा रही थी। और ये जो टकराव जो है, इसमें जो थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस के क्रम में जो है राजनीति ने अलग अलग स्वरूप और अलग अलग पार्टियों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती रही है। तो ये जो सामाजिक न्याय की जो धारा और जो राजनीति जो आकार ले रही है और जो वो जूझ रही है कम्युनलिज्म से, उसकी सबसे बड़ी परीक्षण स्थली जो है वो बिहार है। यहाँ पर पूरी कोशिश के बावजूद सांप्रदायिकता अपना पांव नहीं जमा पा रही, जबकि कोशिश बहुत है। राम मंदिर में जो है यहीं से पुजारी ले जाए गए और हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार में मिथिला सीता की भूमि रही है। ये भी कोशिश की गई कि भाई हम राम मंदिर के बराबर जो है माता सीता का मंदिर वहां बनाएं। इन तमाम चीजों के बावजूद बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो धारा है, उसने जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो वैश्वीकरण वाली जो राजनीति है, जो मार्केट वाली जो राजनीति है, उस दोनों को अपने
जो है विस्तार को रोकने का काम किया। अभी आप देख लीजिए कि चूंकि लड़ाई सीधी तौर पर नहीं हो सकती है, तो लड़ाई पीछे से करने की कोशिश की गई है। जो एसआईआर के जरिए जो जिस हिसाब से लोगों से ये मांगे गए दस्तावेज मांगे गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग अपनी बात पर कायम रहा। और उसके बाद आप देखिए कि जो सोशल मीडिया में इसमें किस तरह के नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश की गई। एडीआर जो लगातार चुनाव सुधारों की बात करता रहा है और राजनीति में उन चीजों पर अंकुश लगाने की कोशिश करता रहा है जो हमारे लिए वांछित है, तो एडीआर के खिलाफ भी जो है एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि भाई ये जो है एक छोटा सोरोस है। आप सोरोस का, जॉर्ज सोरोस का नाम हम सब जानते हैं, आजकल बहुत चर्चा में आई है कि भाई जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर के जो है राजनीतिक पार्टियां जो है देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि गिव डॉग ए बैड नेम एंड देन किल हिम, तो उसी तरह जो है ये लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि आप अगर एक खास पार्टी के खिलाफ आप बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ आप बोलते हैं, तो चूंकि मोदी जी जो है अभी देश को नई ऊंचाइयों पर विश्व में ले जा रहे हैं और देश की सामरिक शक्ति का डंका बज रहा है, और चारों तरफ से जिस हिसाब से हम शत्रु से घिरे हुए हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप मोदी के साथ होना, देश के साथ होना, ऐसा वो फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से इजराइल में नेतन्याहू तमाम तरह के विवादों में खड़े हैं, घिरे हैं, उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और उधर जो है जॉर्ज ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अभी अगर इजराइल का भला चाहते हैं आप तो नेतन्याहू को अभी बख्श दें। तो ये जो राजनीति है, और हम देखें कि बिहार उनको शिकस्त देगा, उसके जो लक्षण सामने प्रकट हो रहे, उसी को लेकर के इतनी बेचैनी है और इतनी जोर आजमाइश है। देखिए जो उन गठबंधन के जो दल हैं, उन सब के बयान देखिए, चिराग पासवान का बयान देखिए, और चिराग पासवान का बयान इस बात को संकेत करता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी टिकट बंटवारा होना है, पार्टियां एक साथ होगी। चिराग पासवान ये कहते हैं कि भाई उनको इस बात की शर्मिंदगी है कि वो जो है एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो जदयू के जो प्रवक्ता है, जो नेता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि भाई आप युवा मंत्रालय आपका है, आप सरकार में शामिल है, और अगर आपको इतनी ही बेचैनी है तो आप छोड़ क्यों नहीं चले जाते हैं। और इस तरह की बेचैनी, मतलब नीरज कुमार अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान को धमकाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मांझी साहब जो है वो भी चिराग पासवान के ऊपर हमलावर होते हैं। तो वहां आप ये देखिए कि चाहे मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश जी हो, उनकी जो आपस में जो साझेदारी जो है वो पंचतंत्र की कहानी की तरह है कि मौके की सहमति है, सब एक दूसरे की घात में बैठे हैं। और वो जो राजमाइश है, ये खेल खुला सामने है कि बीजेपी किसी तरह से जदयू को और नीतीश कुमार को निपटाने में लगी है, और नीतीश जी अपनी दांव तैयार रख करके बैठे हैं। ये जो बयान इस तरह के हैं, ये बयान इस तरह के हैं कि हर आदमी जो है अपना ऑप्शन खुला छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसको इस बात को लेकर के भरोसा नहीं है कि बीजेपी इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जीत जाएगी। क्योंकि जो चर्चा चल रही है, जो जिस ढंग से बयान आ रहे हैं, वो सब इस दिशा में संकेत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव परसेप्शन के स्तर पर, सक्रियता के स्तर पर बाकी नेताओं से आगे चल रहे हैं। और देखिए कि सभाओं में भीड़ भी जो है एक उसका उदाहरण है कि जो राजनीतिक सभाएं हो रही है उसमें किस तरह से मुश्किल से भीड़ जुटाई जा रही है। और जो नीतीश जी जो है, उनके जो
वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि भाजपा किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएगी, और इसीलिए वो किसी तरह की गुंजाइश करने की देने में वो तैयार नहीं है। और आप बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं, किस तरह से वो सिंदूर को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के पहले वहां उन्होंने किस तरह की घोषणाएं हो रही है। इन तमाम घोषणाओं के बावजूद जो है ये माहौल जो है वो माहौल अभी विपक्ष के तरफ ही हवा बहती दिख रही है, क्योंकि बाकी जो इनका जो खेमा है वो आपस में ही घमासान किया हुआ है। दिनेश जी, इसमें विनय जी, जाने से पहले आपको एक सवाल और कर लूं मैं कि वहां पर एक कम्युनिस्ट खेमा भी है, काफी स्ट्रांग है। हाँ कांग्रेस तो बहुत कमजोर है एक्चुअली देखा जाए तो। एक असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत वोट ले जाते हैं बिहार के अंदर, और ना केवल कुछ सीटें जीतते हैं बल्कि इंडिया गठबंधन की काफी सीटों पर नुकसान का एक तरह से सबब भी बन जाते हैं। आपको लगता है कि ये उस किस्म की यूनिटी इकट्ठी कर पाएंगे? साथ में पप्पू यादव का भी एक फैक्टर आ जाता है, मुकेश सहनी का भी फैक्टर आ जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया गठबंधन की विक्ट्री मार्च को रोक सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन को अगर थोड़ा नुकसान अगर पहुंचाएंगे तो ओवैसी साहब ही पहुंचाएंगे, पर वो सिर्फ सीटों का, वो जो पूर्वांचल का मामला है, ठीक है। बाकी पप्पू यादव जो है एज ए गठबंधन इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो गठबंधन के खिलाफ नहीं जाएंगे। पप्पू यादव की सक्रियता का जो लाभ ही जो है वो एज ए होल गठबंधन को मिलेगा, भले वो राजद और इससे उनका बहुत नहीं बढ़ रहा। बाकी कम्युनिस्ट पार्टियों का जितना ये है, कम्युनिस्ट पार्टियों तो पूरी मजबूती के साथ लगी हुई। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस वहां भले कमजोर है, लेकिन जो ये सारी पार्टियां जो आपस में जब मिल रही हैं, तो जिसको बोलते हैं ना एक वायबल अल्टरनेटिव जो है मतदाताओं को दे रही है। मतदाताओं के मन में जो है कोई डाउट नहीं रह रहा है कि ये जो एक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, ये हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाकी जगह में जो है कोशिश ये है कि निगेटिव तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जन सुराज को सामने ला करके, चाहे वो बाकी किसी पार्टी को सामने ला करके। कोशिश ये है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो फ्लोटिंग वोटर्स है, उसका वोट जो भाजपा के खिलाफ हो वो इंडिया गठबंधन को ना जा करके इन लोगों के पास में जाए, चाहे वो आधा % जाए, चाहे 0.25% जाए, पर उनके पक्ष में ना जाए, क्योंकि ये पता है उनको कि अंत में जो है बहुत टाइट रोप वॉकिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में वो तमाम ऑप्शन खुले रखते हैं। परंतु ओवैसी साहब भले सीट जीत जाए, लेकिन ओवैसी साहब को इस बात की सहूलियत नहीं होगी कि वो भाजपा और जदयू के साथ सरकार में चले जाए। वो भले एब्सटेंड कर जाए, बाहर से समर्थन कर दें, लेकिन वो साथ में जाकर के सरकार बनाने की, तो इसलिए ओवैसी साहब जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत परेशानी की वजह नहीं है। वो परेशानी की वजह तब होंगे जब वो बाकी बिहार में घूम घूम करके इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो चुनाव लड़े। और वैसी कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने वो ऑफर किया है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, भले सीटों की इसकी वजह से। तो ओवैसी के बाहर रहने से एक फायदा ये भी होगा कि इंडिया गठबंधन के जिन नाराज मतदाताओं को ऑप्शन की जरूरत होगी वो ओवैसी के पास जा सकते हैं। तो ओवैसी को ये मैं नहीं मानता हूं कि वो एक बड़ा खतरा है। सीट भले वो कुछ कम करवा सकते हैं, पर वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते उनके, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर ये तोहमत लग रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और अगर वो चले जाएंगे तो उनकी जो राजनीति जो है वो पूरी तरह से खराब है। तो इतने समझदार तो ओवैसी साहब है। बाकी बैकडोर डिप्लोमेसी आप जानते ही कि ओवैसी की जो है पिछले समय में उनके जो एमएलए थे वो वापस आरजेडी में चले गए थे।
वो बयान तो देते ही रहे हैं कि भाई कि धर्मनिरपेक्षता बचाने की जिम्मेदारी मेरी ही थोड़ी है, सब लोगों की है, ये सब, लेकिन अपने ऑडियंस को पकड़ के रखने की है। अंदर खाते ये है कि वो भी जो है उनका फायदा जो है वो भाजपा को नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। सर अभी दिनेश सर ने बात की, जो बात स्वप्न दास गुप्ता ने कही, परंतु बिहार में एक ऐसे बड़े सर फ्रीज हो गया, अरुण सर फ्रीज हो गए चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी। एक बार सर मैं ये बात कीजिए, दोबारा कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके सर। हाँ बोले सर। आप चाहें तो बीच में साइन ऑफ कर सकते हैं, मैं इसको नहीं मैं देख लेता हूँ, अगर वो आके सवाल पूछ लेते हैं तो मैं। जी ठीक है, 1 मिनट में पॉज कर देता हूँ इसको, मैं रिकॉर्डिंग को। नहीं, आ गए जी सर। सर मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे आपने बात की स्वप्न दास गुप्ता के विषय, हालांकि उन्होंने जो बात कही वो बहुत शर्मनाक है और सिर झुकाने वाली बात है, परंतु बिहार इटसेल्फ एक बैठे हैं जी, एक सम्राट चौधरी बैठे हैं जो शकुनी पुत्र हैं, उनके पिता का नाम शकुनी है, और कैसी बात वो किसी के पिता के लिए बोल सकते हैं, और जितनी बदतमीजी निर्लज्जता से उन्होंने बात की है। तो मेरा मानना यह है कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं? राजनीति में शुचिता के बदले ये देखने को मिल रहा है जी। ये सर आपने बहुत सही ध्यान दिलाया, और मुझे ये लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से वो चल रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही जो है सदन नहीं चलने देना चाहता है, वो केंद्र में भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो है सदन में इस बात में एसआईआर पे उनको कुछ जवाब देने पड़े, क्योंकि देखिए परेशान तो जो है भाजपा के नेता भी है, परेशान जदयू के नेता भी एसआईआर से, लेकिन जब चर्चा होगी और लाइव टेलीकास्ट होगा तो वहां तो वो किसी भी तरफ बच जाएंगे, पर जब जनता के बीच जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। और इसीलिए ना केवल सम्राट चौधरी ने अपने बदजुबान होने का परिचय दिया है, बल्कि उन्होंने एहसान फरामोश होने का भी परिचय दिया, क्योंकि वो देखिए आप राजनीति करें, सत्ता हासिल करें, इसका किसी को कोई ये नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी से कुछ हासिल किया है तो आपका वो, अगर आपका मतलब अच्छे कैरेक्टर है, आप राजनयिक चरित्र है आपका, तो आप उसको साथ लेके चलते, मानते हैं उसको। तमाम हमारे सामने उदाहरण है, और हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि सम्राट चौधरी जैसे लोग जो है बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो वित्त मंत्री हैं, और वो तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं, जो जिस जगह जो है जेपी जैसे लोग नेता हुए, जगदेव प्रसाद हुए, तमाम लोग हुए, उस जगह हम जो है सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को झेल रहे। देखिए तेजस्वी यादव के ऊपर आप चाहे जितनी तोहमतें लगा लीजिए कि नवी पास हुए, नहीं हुए, ये हुए, आपको लालू जी से मिल गई राजनीति फ्री फोकट में, लेकिन उस व्यक्ति ने राजनीति में संजीदगी का परिचय दिया है और मैच्योरिटी का परिचय दिया है। सिवाय एक बयान के, जब वो थोड़े उत्तेजित होकर के उन्होंने बयान दिया है, कहीं मैंने उनका जो है ऐसा बयान नहीं सुना है जो आपको परेशान करता। उन्होंने जो सूत्र मूत्र वाला बोला, तो उसमें आप बहुत दोष नहीं निकाल सकते कि युवा आदमी का आक्रोश हो जाता है, लेकिन उसके अलावा और किसी बयान में मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। बाकी आप तमाम वीडियो उसके पुराने लोग खंगालने में लगे हैं, दिखाने में लगे हैं,
सबसे जो खतरनाक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक रियलिटी जो है सर, वो सब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रियलिटी है। आम जनता को वीडियो क्लिपिंग्स के जरिए बहुत आसानी से भरमाया जा सकता है, और अतीत की किसी बात को लेकर के आप वर्तमान का जजमेंट नहीं कर सकते, आप वर्तमान में उसका चरित्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय ठाकुर जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपका।